आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। ये विशेष कार्यक्रम आज जो हम कर रहे हैं ये अर्थव्यवस्था पर है। और इसमें हम जानेंगे निखिल सबलानिया जी से जो भी अर्थव्यवस्था पर जो मौजूदा हमारी सिचुएशन है, वैश्विक टैरिफ वार है, उसके बारे में हम उनसे जानेंगे और उनकी पुस्तक पर भी उनसे हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ निखिल सबलानिया जी हैं। और जहाँ तक मुझे पता है, निखिल सबलानिया जी ने कुछ वर्ष पहले ही एक इंट्यूशन आप कह सकते हैं, इसमें उन्होंने एक हिंट दे दिया था और कई सारी चर्चाएं भी हुई थी। और आज वही चीज़, और ये पुस्तक भी उन्होंने तब जब लिखी थी तो उनके माइंड में पता नहीं ये चीज़ कैसे आई, और आज एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं, जो भी है, लेकिन वो चीज़ आज मौजूदा दौर में हो रही है। तो निखिल सबलाने जी, सबसे पहले आपका स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो इकोनॉमी के ऊपर है। जो भी सारी चीज़ें जो आपने पुस्तक लिखी उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे, आपसे बात करेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ, और मैं ये भी चाहूँगा कि आप ज़रा इस चीज़ को थोड़ा बारीकी से बताएं, जी अर्थशास्त्र को राजीव। जो भी आपने पढ़ा है। तो इस जो आपका अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी की जो भी ये जो चीज़ें हुई, इस तरफ आपका ध्यान कैसे गया, आपका माइंड इस तरफ कैसे गया, इकोनॉमी की तरफ? जी, हमारी ये चर्चा आम भारतीय नागरिक को भी समझ में आए, इसलिए मैं थोड़ा सा मूल जो बातें हैं वो बताता हूँ। जी बिल्कुल। अर्थशास्त्र अर्थात जो भी व्यवस्था हम देश में करते हैं, सामान से संबंधित, सेवा से संबंधित, और फिर उसका संचालन हम किन नीतियों से करते हैं, और उन नीतियों के लिए हम क्या व्यवस्था जो स्थापित करते हैं और उसके साधन क्या होते हैं, ये सब अर्थव्यवस्था में आता है। अब मुझे ये बताते हुए एक्चुअली हंसी इसलिए आ रही है कि मेरे हिसाब से तो सरल है भाषा, लेकिन पता नहीं कई लोगों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा। जी क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे देश का हर व्यक्ति जो हिंदी समझ सकता है वो ये बात समझे। तो देश कैसे चलता है, दुनिया कैसे चलती है, रुपये पैसे का कैसा सिस्टम होता है, ये सब चीज़ें जो है अर्थव्यवस्था में आती जी। तो इसका आपने जो अध्ययन किया वो कैसे किया आपने, अर्थव्यवस्था का? है। अच्छा, नहीं, आपने कुछ और भी प्रश्न किया था इससे पहले कि ध्यान कैसे गया है अर्थव्यवस्था पे। जी, वो तो मैंने आपसे हाँ, पूछा था। नहीं, ध्यान इकोनॉमी कैसे की में, तरफ भी, हाँ, इकोनॉमी इकोनॉमी की तरफ मतलब, आप कैसे, आपका तो जो ये ध्यान गया? अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में हम इकोनॉमी बोलते हैं। तो इसकी तरफ ध्यान तो देखिए, सबसे पहले जो मेरा इसकी तरफ ध्यान गया, वैसे तो मैं हमेशा इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना चाहता था। जब मैं कॉलेज में था तो मैंने इकोनॉमिक टाइम्स लगवाया था। ये मेरा कभी भी एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं रहा, मतलब मैंने कभी भी इसे स्कूल, कॉलेज, या कॉलेज कॉलेज में इसे कभी यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं पढ़ा। लेकिन मेरा इंटरेस्ट था तो मैंने इकोनॉमिक टाइम्स लगवाया हुआ था। पर जो सबसे पहले मैंने पुस्तक पढ़ी जिसने मेरे, कहते हैं ना, अर्थव्यवस्था के दिमाग खोल दिए, दरवाजे खोल दिए, वो थी डॉक्टर अंबेडकर जी की थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ रुपी। जब मैंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की वह पुस्तक पढ़ी, तो असल में वह पुस्तक ही इतनी अच्छी है कि एक आम आदमी भी उसे पढ़ेगा ना तो उसके भी दिमाग के जो अर्थव्यवस्था को समझने की जो खिड़की और दरवाजे वो खुल जाएंगे। अच्छा, एक इत्तेफाक हुआ, क्योंकि मैं पढ़ना चाहता था काफ़ी कुछ, पर ये मेरा सब्जेक्ट नहीं था। तो एक बार मुंबई में जब मैं काम करता था तो वहाँ पर एक बार एक बुक स्टोर में मैंने एमए लेवल की बुक खरीद दी थी। और वो एमए लेवल की बुक मैंने पूरी पढ़ी थी, वो पढ़ के मुझे बड़ा मज़ा आता था। तो ये दो किताबों से मेरी अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई सीखने की। उसके बाद जो भी किताबें जैसे नॉर्मल जो बुक्स मिलती है वो भी मैंने पढ़ी, इकोनॉमिक्स के ऊपर पढ़ी, समझा। मेरा एक फ्रेंड था जो इकोनॉमिक ऑनर्स कर रहा था, उससे डिस्कस करता था मैं कि इकोनॉमी के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक क्या होता है, और जो भी अर्थशास्त्री है उनको काफ़ी सुनता गया। फिर उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर जी ने ही अपनी, जो उनकी जो प्रॉब्लम ऑफ रुपी थी, और कई जगह पर वह एक अर्थशास्त्री रहे एडम स्मिथ, उनका जिक्र करते थे। जी तो उनकी मैंने पुस्तक पढ़ी। उनकी जब मैंने पढ़ी तो फिर मेरे मन में इच्छा है कि मैं कार्ल मार्क्स को पढूं, और मुझे पता लगा जो कार्ल मार्क्स है वो उनकी क्रिटिक है। तो दो तरह की इकोनॉमी है, एक सोशल इकोनॉमी है जिसकी बात कार्ल मार्क्स करते हैं, सामाजिक अर्थशास्त्र है। एक है पॉलिटिकल इकोनॉमी, राजनीतिक अर्थशास्त्र। असल में जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, राजनीतिक अर्थशास्त्र है, वो कैपिटलिज्म की, पूंजीवाद की स्टडी है। और जो कार्ल मार्क्स स्टडी करते हैं, जो बताते हैं, वो बताते हैं कि पूंजीवाद के जो समस्याएं हैं
वे उनको उजागर करते हैं। तो इस तरह से मैंने अध्ययन किया। और अभी हाल ही में एक किताब और पढ़ी और कुछ किताबें हैं। तो अखबार पढ़ना, किताबें पढ़ना, वीडियोस को सुनना, और जैसे मेरे मित्र रहे जो उनसे, इकोनॉमिक्स के जो छात्र रहे उनसे बातचीत करना, और व्यवसाय करते हुए भी मैंने समझा है इसको, प्रैक्टिकल अनुभव भी मैंने लिया है। जी, जो आपने बात की प्रॉब्लम ऑफ द रुपए की समस्या, हिंदी में पुस्तक बहुत अच्छी है वो। तो कई बार मेरी बात होती है तो कई स्टूडेंट है जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको नहीं पता इसके बारे में, और वो इनको ये भी नहीं पता कि उस पुस्तक से ही आरबीआई की फाउंडेशन बनी थी। तो उसके बारे में देखिए, भी आपने। आरबीआई की फाउंडेशन उस पुस्तक से बनी ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन हाँ। मैं इसको नहीं मानता। मैं बताता हूँ क्यों। जी हाँ, इसी बारे में थोड़ा सा नहीं, गौर क्योंकि क्या करना है। है कि ये लोग कहते हैं, मैंने ऐसा कोई तथ्य पढ़ा नहीं। तथ्य लोग बहुत बोलते हैं, लेकिन जो आरबीआई है ना, वो फेडरल बैंक है। फेडरल बैंक मतलब हमारा जो देश है वो यूनिटरी हम्म। सिस्टम है उसका हम्म। जो, लेकिन उसमें एक फेडरल सिस्टम, संघीय ढांचा भी उपस्थित है। असल में हुआ क्या था कि जब अंग्रेजों ने यहाँ पर पूंजीवाद स्थापित किया, तो मैं बाबा साहेब की किताब के रेफरेंस से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, देखिए पूंजीवाद क्या है, नियंत्रण है। पूंजी को तो आप हटा दीजिए, मुद्रा और पूंजी को पहले हटाइए। पहले आप समझिए नियंत्रण है। हर संसाधन पे, हर जमीन पे, हर खेती की फसल पे, हर मैन्युफैक्चरिंग पे नियंत्रण। अब वो नियंत्रण को संचालित करता है, उस नियंत्रण की जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट का जो ट्रांजैक्शन है उसको संचालित करती है मुद्रा। वो मुद्रा प्रयोग में आने लगी ऐतिहासिक रूप से। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जो भी भारत के छोटे छोटे राज्य, छोटे बड़े राज्य थे, सबकी अपनी मुद्राएं थी, वो मुद्राएं उन्होंने खत्म कर दी। वो मुद्राएं खत्म करके वो अपनी मुद्रा लेकर आ गए। इसका मतलब जो भी भारत के संसाधन थे, पहले, अब मान लीजिए पहले एक राज्य ज़्यादा संपन्न था और वो राज्य की मुद्रा का दर ऊंचा होगा, वो खत्म करके एक मुद्रा ले आए। अब वो मुद्रा पूरे देश के अंदर चलाने लगे। उस मुद्रा के नियंत्रण, असल में ये मुद्रा का नियंत्रण नहीं है, ये संसाधनों का नियंत्रण है मुद्रा के माध्यम से। और उस मुद्रा का जो नियंत्रण है वो चलता है बैंकिंग के माध्यम से। तो वो सारे संसाधनों को नियंत्रित करने के लिए ये बैंकिंग व्यवस्था बनी। और बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रण करने के लिए, जैसे फेडरल बैंक है अमेरिका में, ऐसे यहाँ पर जो है ना, ये हर देश में ये पूंजीपति जो अंग्रेज इन्होंने बनाया, ऐसे ही इन्होंने यहाँ पर ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया। तो इसको लेके बहुत से लोग जो है ना बड़े मतलब शान से बोलते हैं कि हो सकता है डॉक्टर अम्बेडकर जी का कोई योगदान ना हो। मैं इस तथ्य का मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन इस पुस्तक में ऐसा कुछ भी नहीं है लिखा हुआ। क्योंकि ये पुस्तक तो रिजर्व बैंक बनने से बहुत पहले की लिखी हुई है। ये तो उनके स्टूडेंट ईयर्स के अंदर, मेरे ख्याल से ये 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक, मतलब 1908 10 या 19 के आसपास, 19 से पहले की ये पुस्तक होगी जहाँ तक हाँ। मेरे को एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता। जैसे कि एक ही वॉज अ ग्रेट विजनरी लीडर, तो आपने जो कुछ बातें ऐसी भी बताई थी पुस्तक को लेके, प्रॉब्लम ऑफ द रुपी की, फ्रांस के या उनके वर्ड्स को लेके, कि उन्होंने बहुत जो बात लिखी है कि वहाँ तक की इकोनॉमी में बातें काफ़ी तो लोग। उन्होंने हाँ। बहुत अच्छी लिखी है, वो आज के संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई डाउट नहीं जी है। हाँ, मैं इसको इसी चीज़ को चर्चा आगे का, क्योंकि ये जो बात है, बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट सबसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो भी ये अपने अर्थव्यवस्था का जो ये अध्ययन है, इसके ये आपने कैसे किया? ये मैंने आपको बताया ना, पुस्तकें पढ़ी, जी। अखबार पढ़े, इकोनॉमिक टाइम्स आता है वो पढ़ा, जी। जो मेरे फ्रेंड थे जी। अर्थशास्त्री, हम्म। उनसे चर्चा करी जी। व्यावसायिक रूप से। हम्म। और फिर जब मैं लिखा तो हम्म। और अच्छे से उसको समझा, और कई अर्थशास्त्रियों के इंटरव्यूज, उनके विचार जाने। तो ये आज की जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, इसको आप कैसे देखते हैं? इस पे नजरिया क्या है आपका? देखिए, आज पूरे विश्व के अंदर पूंजीवाद चल रहा है। जी। अब पूंजीवाद क्या है ये भी लोगों को मैं समझाता हूँ। बहुत से लोग जी पूंजीवाद को जरूर समझते ही बताइए, नहीं हाँ है। जी। जो कार्ल मार्क्स के रेफरेंस, जो उनकी किताब है दास कैपिटल, उससे मैं समझाता हूँ। जी। जी। देखिए, पूंजीवाद तो हमेशा रहा है। पूंजी मतलब आप ये समझिए कि जो सामान का, वस्तुओं का आदान प्रदान है। इतिहास में एक ऐसी घटना घटी हम्म। कि उसके लिए एक मुद्रा निकाल दी, वो मुद्रा पूंजी बन गई। ठीक है। हम्म। मान लीजिए मेरे पास 4 मकान है, वहां से मुझे किराया आ रहा है और अच्छा किराया आ रहा है। हम्म। मान लीजिए मेरे पास 10 बेकरियां हैं और उन हर बेकरी में 5 5 लोग काम करते हैं और 50 लोग काम करते हैं। ये वहां से जो मेरे पास पैसा आ रहा है, करोड़ों रुपए आ रहा है, ये पूंजीवाद नहीं है। पूंजीवाद असल में क्या है? पूंजीवाद है कि जब आपके पास 10 बेकरियां थी, उन 10 बेकरियों में 50 लोग काम करते थे। अब जी। आप
पूंजीवाद को समझने के लिए सबसे पहले चीज़ है उसका मशीनीकरण काम का। जी। आपने काम का मशीनीकरण किया, जहाँ पर पहले 50 आदमी काम करते थे, अब वहाँ 5 आदमी काम कर रहे हैं। जी, सॉरी। अब वहाँ 5 आदमी काम कर रहे हैं, मशीनों से काम हो रहा है। दूसरा, उत्पादन जो शक्ति थी, जितना उत्पादन होता था, जितनी सब चीज़ें बनती थी, उससे वो ज़्यादा चीज़ें बन रही है। ठीक है, तो उससे जो है ना आय ज़्यादा आ रही है। ठीक है, जी। तीसरी चीज़ क्या है कि वो सामान का जो वितरण, अब वो पहले जो 10 बेकरी थी, मान लीजिए वो 10 बेकरी, मान लीजिए एक ही कॉलोनी की 10 गलियों में थी, और हर गली में जो 50 मकान थे, 100 मकान थे, वो एक बेकरी से सामान खरीदते थे। लेकिन अब जब मशीनीकरण हुआ तो ये जो अब नया उत्पादन हुआ, ये उस कॉलोनी से निकल के उत्पादन क्षेत्र इसका बढ़ गया, और बाकी बाजारों में जाके भी, चाहे वो राष्ट्रीय बाजार हो, राष्ट्र की बाजार हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो, वहाँ जाकर ये बिकने लगा। जी। ठीक है, तो बाजारों का अतिक्रमण, तो नंबर एक क्या हो गया। अब जो एक्चुअल जो पूंजीवाद को बुरा कहा जाता है, जैसे मैंने बताया, अगर वो 10 बेकरी है और वो 10 बेकरी से सामान बना के एक छोटे क्षेत्र में अपने निर्धारित, हर बेकरी 100 से 50 घर काम, उनको अपनी वस्तुएं दे रही है, तो वो पूंजीवाद नहीं कहलाता। वो आधुनिक दृष्टिकोण से पूंजीवाद नहीं है, वो पूंजीवाद है प्राचीन दृष्टिकोण से। लेकिन वो, क्योंकि वो पूंजीवाद नहीं है, वो तो एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, तो कई लोग गलतफहमी से उसको भी पूंजीवाद समझ लेते हैं। आपके मान लीजिए 4 घर है, आपको मान लीजिए 1 लाख रुपए किराया आ रहा है, वो पूंजीवाद नहीं है। लेकिन अगर अब आप 3D प्रिंटिंग के जरिए, जैसे जो नई टेक्नोलॉजी आई है, उसमें आप मान लीजिए मकान बनाने का काम करते थे, जहाँ पे आपके पास 200 लेबर काम करती थी, और अब सिर्फ 20 लेबर ही काम कर रही है, और मशीनों से आप काम कर रहे हो, उत्पादन तेज भी हो रहा है उनको आप, तो एक तो हो गया मशीनीकरण हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया बाजार के अंदर ज़्यादा बाजारों का फैलाव। यहाँ से जब आप पूंजी इकट्ठी करते हो, जिसकी मात्रा बहुत अधिक होती है, और फिर आप उसको दोबारा इन्वेस्ट कहाँ करते हो, मशीनीकरण में। जैसे अब क्या हो रहा है, सब जगह हाहाकार मच रहा है कि हम जो पैसा है, अब जैसे हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मतलब अरबों खरबों रुपया जो है, वो एआई की डेवलपमेंट पे जा रहा है। एआई की डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि वो मशीनों को और डेवलप कर रहे हैं। उससे क्या होगा, और लोग काम करना बंद कर देंगे, अनएम्प्लॉयड होंगे, बेकार हो जाएंगे। फिर पूंजीवाद का एक और इम्पोर्टेंट है कि वो डिवीजन ऑफ लेबर तो होता है, मतलब श्रम का विभाजन तो होता है, लेकिन श्रम के विभाजन के साथ वो श्रम को, कौशल को खत्म कर देते हैं। जैसे बेकरी का हम उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए 50 लोग काम करते थे, जिसमें से हमारे पास 25 कुशल कारीगर थे, या 30 कुशल कारीगर थे, 20 हेल्पर थे। ठीक है, लेकिन अब जब मशीन से काम होगा तो कोई भी कुशल कारीगर नहीं रहेगा, तो कारीगरी की जो, या माहिरता की जो उसको तनख्वाह मिलती थी, और साथ में उसका जो समाज में स्टेटस होता था, वो स्टेटस गिर जाएगा, उसका वो सामाजिक रुतबा गिर जाएगा। और जो उसको अब जो तनख्वाह मिलेगी, क्योंकि वो कुशल कारीगर नहीं रहेगा, माहिर कारीगर नहीं रहेगा, हुनरमंद नहीं रहेगा, तो उसकी तनख्वाह भी घट जाएगी। तो वो अब तनख्वाह भी घटेगी, उसका सामाजिक स्थान भी घटेगा, उसका औद्योगिक औद्योगिक स्तर में जो सम्मान है वो भी घटेगा। और सबसे बुरी बात ये होगी कि उसको रिप्लेस करना, मतलब उसकी जगह किसी और को लेके आना, वो जो है ना और आसान हो जाएगा। तो ये सब जो चीज़ें मिलके नया जो एक व्यवस्था खड़ी होती है, ये पूंजीवादी व्यवस्था है, कैपिटलिज्म। तो ये जो करंट सिचुएशन पे आपसे एक मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा, जो भी प्रेजेंट सिचुएशन में जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, सिर्फ टैरिफ को हम टैरिफ से नहीं समझ सकते। जी। जैसा मैंने कहा कि जो आपने जो पहले प्रश्न किया कि अगर मैं, आपका प्रश्न का जवाब दिया था मैंने आपको पहले, हाँ जी, क्या जी, था हाँ। आपका प्रश्न, मैं भूल गया। आज की जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को आप कैसे हाँ, देखते तो हैं? मैं उसी में मैंने आपको पहले पूंजीवाद समझाया। तो वो जो पूंजीवाद है ना, वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में चल रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है आज की जो अर्थव्यवस्था, फिर मैं आपका अगले प्रश्न पे भी आता हूँ हाँ जो जी। टैरिफ वाला है, क्योंकि वो प्रश्न इस प्रश्न से जुड़ा हुआ है। हम्म। तो आज क्या हो रहा है, जब ये अंग्रेजों ने मशीनीकरण किया, और जो मैंने जैसे जो पूंजीवाद समझाया, वो पूंजीवाद को उन्होंने पूरी दुनिया पे लागू किया, तो उसके बाद से क्या हो रहा है कि अब ये लोग तो जो है ना, जो जो लोग फिर इस नई तरह से, अब जैसे मैंने आरबीआई का भी बताया कि बैंकों की जो स्थापना और मुद्रा की स्थापना हुई, जी। अब
तो इन्होंने क्या किया, एक तो अपनी मुद्रा को ऊंचा ले गए, जिसपे बाबा साहब जी ने बताया अपनी किताब में। जब इनकी मुद्रा का दाम बढ़ गया, दूसरा इन्होंने क्या किया कि पूरी दुनिया की जो खेती है ना, खेती व्यवस्था बदल दी। क्या है, पहले मान लीजिए 100 एकड़ का एक गांव था, और 100 एकड़ तो नहीं, 10,000 एकड़ एकड़ का अगर गांव था, तो वहां पर हर तरह का काम होता था। जैसे कपड़ा बनाने वाला, कुम्हार हो गया, बर्तन बनाने वाला, लोहार हो गया, लोहा बनाने वाला, मतलब हर तरह की जो इंडस्ट्री थी वो स्मॉल स्केल पे हर विलेज या हर 4-5 विलेज के अंदर होती थी। ठीक है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग भी वहीं होती थी, और उसकी कंजम्पशन मतलब उसका निर्माण भी वहीं होता था, खपत भी वहीं होती थी। वो कभी भी अपने 4-5 गांवों से ज़्यादा बाहर ना उनको माल भेजने की जरूरत पड़ती थी, ना उनको मंगाना पड़ता था, सिवाय कुछ सामान के, जो कि हम जानते हैं कि प्राचीन काल में भी कुछ ना कुछ चीज़ों का आदान प्रदान वैश्विक स्तर पे होता रहा। लेकिन उससे जो स्थानीय अर्थव्यवस्था थी या स्थानीय कृषि की व्यवस्था थी, और जो स्थानीय कुशल कारीगर थे, वो नष्ट नहीं हुए थे, सॉरी नॉट भ्रष्ट, वो नष्ट नहीं हुए थे। लेकिन जब अंग्रेजों ने ये पूरी दुनिया पे लगभग 58 देशों पे उन्होंने साम्राज्य स्थापित किया, उसके अलावा डच हो गए, फ्रांसीसी हो गए, जर्मन हो गए, और पुर्तगीज हो गए, पुर्तगाली हो गए, तुर्क हो गए, तुर्क वाले हो गए, तुर्की वाले हो गए, रशिया हो गया, जापान हो गया, इन लोगों ने जब बाकी दुनिया के देशों पे कब्जा कर लिया, तो इन्होंने वही अर्थव्यवस्था, जो अपनी जो नई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि इनके पास उस अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए मशीनी थी, तो क्योंकि उसमें जो मेन चीज़ है ना वो मशीनी है, मशीनें हैं। अगर मशीनें नहीं होती तो वो अर्थव्यवस्था कभी स्थापित नहीं हो पाती। वो मशीनें इन्होंने लागू करी, लेकिन फिर भी बाकी अर्थव्यवस्थाएं फिर धीरे धीरे उठती, तो ये एक नई मशीन लेकर आ गए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए। और वो जो अर्थव्यवस्था हुई, वो जो मशीनें आई, वो आई कंप्यूटर। कंप्यूटर्स ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। ठीक है, आज लगभग आप देखिए कितनी सारी इंडस्ट्रीज जो है ना, वो इस कंप्यूटर की वजह से ख़त्म हो गई है। फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, म्यूज़िक इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, एजुकेशन इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, डाक तार व्यवस्था थी वो ख़त्म हो गई। अभी मेरे को एक चाबी जो हाथ से, जो हमारे यहाँ पे भारत में एक पूरी कम्युनिटी हाथ से चाबी बनाती है, तो मैं चाबी बनाने वाले को उनको लेकर आया। उनको भी चिंता थी कि आजकल कंप्यूटराइज चाबियाँ बन रही है, हमारा तो ये भी काम ख़त्म हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट हर चीज़ कंप्यूटर से। अब 3D प्रिंटिंग में क्या है, कंप्यूटर से हाथ का स्थान मशीनें ले रही हैं, तो उसकी वजह से जो इनके नियंत्रण में आ गया। ठीक है, अब क्या है, तो ये अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में चल रही है। अब इसमें क्या है कि भाई जिनके पास मशीनें हैं वो अपनी मशीनें बेचते हैं भारत जैसे देशों को, जिसे हम कहते हैं विकासशील देश। अब ये कैसे विकासशील है, ये सब बेकार की टर्म्स हैं, ये इन्होंने बना रखी है और हम बोलते रहते हैं। असल में जिन देशों को इन्होंने गुलाम किया, मैं कहूँगा गुलाम देशों को, ये अपनी मशीनें बेचते हैं। इनका जो मेन धंधा है वो मशीनें बेचने का। आप देख रहे हैं बिल गेट्स आके चले गए, एलन मस्क है वो भी मशीनें बना रहे हैं। इधर फेसबुक भी एक तरह की मशीन ही है, वो आपको लग रहा है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, बट वो एक तरह की मशीन है, वो डिजिटल मशीन है, हमें समझ नहीं आ रहा। तो इनका काम है मशीनें बनाने का, ये मशीनें बनाते हैं, एडवांस करते हैं, आपको मशीनरी के अंदर लेके आते हैं, और उसके बाद आप पिछड़ जाते हो, क्योंकि आप अपने कामों को बाकी जो पारंपरिक तरीकों से करना छोड़ देते हो। ठीक है, और फिर ये अपनी ही मशीन को बदल के दूसरी नई मशीन लेके आते हैं। तो जो लोग उसमें काम कर रहे होते हैं वो पहले तो बेकार हो जाते हैं, क्योंकि उनको वो मशीन में काम करना ही नहीं आता। उससे क्या होता है, वो मशीन जो नई लेके आते हैं, हमेशा ऐसी मशीन लेके आते हैं जो कि काम को सरल कर देती है। और जब काम सरल हो जाता है, तो वो व्यापारी को ये कहते हैं, देखो जी अब जो मशीन आ रही है ना, वो काम को और आसान कर रही है। तो अब आप मान लो जिस एम्प्लॉय को जो मशीन, पुरानी मशीन में काम करता था उसमें उतनी कारीगरी होती थी, अब ये नई मशीन में उतनी कारीगरी की जरूरत नहीं है, तो आपको उसमें कम पैसा देना पड़ेगा, उसकी तनख्वाह कम देनी पड़ेगी। तो वो ये सोच के जो है ना नए कारीगर लेके आ जाता है। पुराने कारीगर, पुराने माहिर जो कुशल कारीगर हो गए, कोई भी हो, वो सब जो है ना बेकार हो जाते हैं, क्योंकि नया आता है, नया कम तनख्वाह पे आता है, और पॉपुलेशन तो है। इससे हमारी दुनिया की पॉपुलेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन से, इस मशीनीकरण से बढ़ रही है। ये मैं बात समझा चुका हूँ। जैसे छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आपको गाय का दूध चाहिए, भैंस का दूध चाहिए, आप क्या करते थे, गाय या भैंस पालते थे, या बाजू में जिसकी पली होती थी उससे कुछ ले आते थे और कुछ देते थे। अब देखिए दूध के लिए
कितनी फैक्ट्री लगती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी पैकिंग सिस्टम है। तो ये बिल्कुल। सब चलाने के लिए आपको पॉपुलेशन चाहिए ना, तो पॉपुलेशन आप विस्तार करते हो। लेकिन ये लोग जो पॉपुलेशन का विस्तार करते हैं, कहाँ करते हैं? ये उन गुलाम देशों में, भारत चीन जैसे देशों में या अफ्रीका जैसे देशों में पॉपुलेशन का विस्तार करते हैं। उससे एक तो इनकी सस्ती श्रम मिल जाता है। जो यहाँ के व्यापारी है वो इनके मशीनों के एजेंट है और कुछ नहीं है, चाहे उसके लिए उनको ज़्यादा पैसा मिल जाता है। तो सस्ता श्रम होता है। सस्ता श्रम के साथ साथ बाजार भी मिल जाता है कंजम्पशन करने के लिए, खपत करने के लिए। ये अर्थव्यवस्था, जो आपका प्रश्न है कि आज की अर्थव्यवस्था क्या है, वो पूरी अर्थव्यवस्था, ये अर्थव्यवस्था है, ये पूरी दुनिया में चल रही है। अब दूसरा जो आपका प्रश्न है टैरिफ, टैरिफ पे, टैरिफ का क्या है? अब इसी अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, अब ये अमेरिका वालों ने चीन में अपने कारखाने जो है ना स्थापित कर दिए, ठीक है। अमेरिका वाले काम करते नहीं, उन्होंने अपने डॉलर का मूल्यांकन बहुत हाई कर दिया। अब दुनिया को ये एक और नई टेक्नोलॉजी पे ले गए कुछ सालों पहले, 100 साल पहले इन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आ गई। अब ये बात सोचने की है कि जब टॉमस एल्वा एडिसन ने बिजली की कार बना ली थी, तो उसके बाद ये पेट्रोल और डीजल की कारें क्यों आई? वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, क्योंकि इन्होंने अरब देशों में जैसे तेल मिला, इन्होंने तेल पर कब्जा कर लिया। अब देखिए, अगर ये बिजली की कारें बनाते तो इनको बिजली की पावर की फैसिलिटी देनी पड़ती। अगर बिजली की फैसिलिटी देते तो बिजली तो हवा से भी बन जाती है, पानी से भी बन जाती है ना। तो फिर अगर बिजली, जो गुलाम देश थे, अगर वो बिजली का निर्माण करने लायक उसी समय बन जाते तो उनकी तेल पे निर्भरता नहीं होती, तो वो तेल नहीं खरीदते और तेल को ये नियंत्रण करके मुनाफा नहीं कमाते। तो यहाँ से यहाँ तक अब ये इन्होंने, जैसे अब क्या हो रहा है यूक्रेन में भी जो चल रही है लड़ाई, वो खनिजों पे चल रही है कि वो खनिज पे जो है ना नया नियंत्रण करना चाहते हैं। तो ये जो टैरिफ वॉर है, तो अब इसमें क्या हुआ कि इन्होंने कुछ काम किया नहीं, इन्होंने अपने डॉलर का वैल्यू या पाउंड का वैल्यू, जो भी इनकी कैपिटल है, अब बताइए छोटे छोटे देश है जर्मनी की, और उनके रुपए की वैल्यू कि किस मतलब से, मतलब कोई सेंस ही नहीं है। अमेरिका 35 करोड़ लोगों का पेट भरता है, हम तो 150 करोड़ होने वाले हैं उनका पेट भरते हैं। तो हमारा रुपए की कीमत क्यों हो सकती है कम? हमारे रुपए, हमारा 1 रुपए के लिए, मान लीजिए 150 करोड़ के हिसाब से 150 लोग हैं, हमारे 1 रुपए के ऊपर 150 करोड़ लोग हक जमाना चाहते हैं। अब एक बात बताइए, अगर इस पूंजीवाद के सिद्धांत से ही एक ऐसी चीज़ है जिसको 150 लोग पाना चाहते हैं, और अमेरिका की पॉपुलेशन अगर 35 करोड़ है, तो एक ऐसी चीज़ है, उनका $1 ऐसा है जिसको 35 लोग पाना चाहते हैं। तो कीमत किसकी ज़्यादा होगी, वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी? उसकी ज़्यादा होगी कि जिसको 35 लोग पाना चाहते हैं, या उसकी ज़्यादा होगी कि जिसको 150 लोग पाना चाहते हैं? बताइए। बिल्कुल, 150 लोग, जिसको 150 लोग पाना चाहते हैं ना, हाँ जी, तो वैल्यू किसकी होनी चाहिए? रुपए की ज़्यादा होनी चाहिए या डॉलर की ज़्यादा होनी चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, लेकिन रुपए की इन्होंने ही। ऐसी अर्थव्यवस्था स्थापित कर दी कि आप डॉलर की कीमत ज़्यादा है, फिर उस डॉलर से आपको तेल खरीदना है। खरीदना मेन जो होता है, काम क्या होता है? तेल खरीदना है। बिल्कुल। तो आप डॉलर पर डिपेंड हो गए। अब पूरी दुनिया को इन्होंने डॉलर पर डिपेंड कर दिया, पाउंड पे कुछ मशीनें बेचने लग गए, या जापान पे डिपेंड हो गए, वहाँ से मशीनें आ रही हैं, जर्मनी से मशीनें आ रही हैं, कोरिया से मशीनें आ रही हैं उनकी जो है ना। और हम क्या कर रहे हैं उनके ऊपर? आ, हमारे जो यहाँ के व्यापारी है ना, गवर्नमेंट रोक लगा रही। अब जैसे कि लकड़ी के दरवाजे बनाने का एक प्लांट लगाया है, करोड़ों रुपए लगा के, अरबों रुपए लगा के गुजरात में प्लांट लगाया है। अब सोचो लाखों लाख जो बढ़ई है वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। करोड़ों की जनसंख्या में जो जूते का हाथ के कारीगर थे वो सब बेरोजगार हुए पड़े हैं आपके। बिल्कुल, हाँ। फिर पहले जो जितना उनको अच्छा मार्जिन होता था, सब कुछ चलता था, तो मशीनों से अब फायदा किसको हो रहा है? मशीन निर्माताओं को, और जो उनको यहाँ चला के कुछ इंडस्ट्रीज तो खोल एक रखी तरीके है। से तो उनको तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उनको बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये जो वो जो कंट्री है ना, अब उन्होंने अपने अपने पैसे को बढ़ा के बाकी सब चीज़ों पे कारखाने स्थापित कर दिए, और वहाँ की जो सस्ती लेबर, वहाँ के लोगों को बेकार, देखिए आप, लेबर सस्ता कब होता है ये बात समझने की है। बेरोजगारी और बेकारी, पहले इनको समझने की बात है, ध्यान से समझना, तभी दर्शक भी समझेंगे। बेरोजगारी और बेकारी दो अलग तरह की चीज़ें हैं। बेरोजगारी होती है कि आपके पास हुनर है पर आपको काम नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा। और बेकारी ये होती है कि आपके पास हुनर या तो है और उसकी ज़रूरत नहीं है, या फिर आपका हुनर जो है उसकी ज़रूरत नहीं है, या फिर आपका हुनर है और या तो आप, मतलब बेकारी है कि अगर आपका हुनर है, आपके पास हुनर है लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, या फिर
ऐसा समझिए, मतलब समझ रहे हैं कि हाँ हुनर है लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, नहीं मैं समझ ये गया हो गई आपने। बेकारी। जी या फिर आपको आपको हुनरमंद बनने से रोक दिया रोक गया, दिया गया हाँ। ठीक है ना। जी तो पहले आप कारीगर, कुशल कारीगर, हाथ से चीज़ों से अच्छे से डिजाइन नहीं है, सब मशीन थप छप मशीन बन रही है, तो आपको रोक दिया गया। अब आपको रोक दिया गया तो अब आप सिर्फ बेकार बेरोजगार नहीं हो, आप बेकार हो। तो ये जो सिस्टम है ये बेकार बनाती है। अब अमेरिका वाले तो बन गए बेकार, समझ रहे हो, काम कहाँ चला गया, भारत, वियतनाम, चाइना, चीन, ठीक है। अब उनकी हालत यह है कि वो कर्जे ले लेके देश को चला रहे हैं, ठीक है। अब जब कर्जे ले लेके देश को चला रहे हैं, लेकिन ये जो नई लॉबी आई है ये भी पैसा चाहती है, ये अब उन्हीं के पैसे में से पैसा चाहती है, ठीक है। तो ये टैरिफ लगा रहे हैं, मतलब जो आयात शुल्क है उसको बढ़ा रहे हैं। आयात मतलब दूसरे देश से जब सामान आएगा उसको बढ़ा रहे हैं। हमारे भारत में भी जैसे उन्होंने कहा यहाँ लगाया जाता है, ये भी गलत है। क्योंकि भारत में क्यों लगा रहे हो आप या तो इस सिस्टम को, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमी का जो सिस्टम है भाई, इसमें तो ये है, अगर ये एक चीज़ यहाँ नहीं बन रही दूसरी जगह बनेगी तो उसको वहाँ से ले आओ, ये चीज़ यहाँ नहीं हो रही वहाँ ले आओ। ये तो इन्होंने बनाया है, सही है गलत है मैं वो बात नहीं कर रहा। जब आपने ऐसा सिस्टम बना दिया तो उनको लाने ले जाने में फिर आप उन पर शुल्क क्यों लगा रहे हो। हमारे यहाँ पे इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें चीज़ों की जरूरत होती है, बाहर से चीज़ आती है, डबल ट्रिपल रेट हो जाते हैं, क्यों लगा रहे हो जब यहाँ तो है ही नहीं मैन्युफैक्चरिंग। और अगर यहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग है, फिर आप वहाँ से लाने मत दो। फिर आप यहाँ पे असल में यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग की समस्या ये है कि यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग है वो रिसर्च बेस्ड नहीं है। मशीनें ले आते हैं, व्यापारी मशीन ले आता है, मैन्युफैक्चरिंग शुरू करता है, फिर किसी को कहता है कि भैया, गवर्नमेंट को कहता है आप जो है ना ये बाहर से मत लाने दो, तो गवर्नमेंट उस पर शुल्क लगा देती है, टैरिफ लगा देती है। और यहाँ पर क्या होता है, वो कॉम्पीट नहीं कर पाता, फिर बाहर से चीज़ें लोग लेके आते हैं, वो ज़्यादा अच्छी होती है तो टैरिफ फिर ये लगाते हैं, लेकिन वो भी गलत। तो अमेरिका भी यही कर रहा है। अमेरिका क्या कर रहा है कि वो टैरिफ लगा रहा है। एक तो वो जो नई सरकार बनी है, जैसे एलन मस्क हो गए, इनको अपने नए प्रोजेक्ट करने हैं, उनके लिए पैसे चाहिए, लेकिन असल में इस टैरिफ का जो नुकसान है ना वो वहीं के लोगों को जाएगा। हमें, जो हमारी सरकार टैरिफ लगाती है उसका नुकसान हमें होता है, क्योंकि निर्माता चीन कुछ पैसे नहीं देगा, चीन ने नहीं देने हैं पैसे, किसने देने हैं। मैं मान लीजिए अमेरिका में हूँ या मैं भारत में हूँ, मैं मान लीजिए अमेरिका से माल लेके आ रहा हूँ और मेरे को सरकार को ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, तो मैं अल्टीमेटली निकालूंगा किसकी जेब से, बताइए किसकी जेब से निकलेंगे आप, बताइए। बिल्कुल हाँ। नहीं, बताइए आप किसकी जेब से निकलेंगे, वो कस्टमर की जेब से निकलेगा। कस्टमर मेरा कहाँ का है, मेरे देश का है। तो मैं किसको लूट रहा हूँ, मैं चीन को या अमेरिका को लूट रहा हूँ, नहीं, मैं तो अपने देश को लूट रहा हूँ। अब जब इन्होंने चीन को कारखाना बना दिया, भारत को कारखाना बना दिया, अब जब चीन का इनके पास 60 के दशक से सामान जा रहा है, अब ये चीन को कैसे मना कर सकते हैं, तुम मत भेजो, तुम अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर लो ना, टैरिफ क्यों लगा रहे हो फिर। अगर तुम्हें लगता है कि हमारे यहाँ पे बेरोजगारी हुई है, चीन से सस्ता सामान आ रहा है, तो आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर लो। अब उसी पे चीन ने जो है ना उनको वो बना बना के एआई से भेजे हैं कि देखो डोनाल्ड ट्रम्प सफाई कर रहे हैं, एलन मस्क जूता बना रहे हैं। तो वो परिदृश्य देखकर, चाहे वो एआई की इमेज थी, लेकिन वो ऐसे भारत, मेरे को लग रहा था कि भारत का पूरा इंडस्ट्री जो है ना वो आज हाथ से जो काम करने वाले सब जो है ना गरीब हुए पड़े हैं। जी क्यों आप गरीब हुए पड़े हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा वैल्यू गिरा दी, उनके रुपए की वैल्यू बढ़ा रखी है। तो इस टैरिफ वार से होना कुछ नहीं है, इनके कमाई करने के तरीके हैं। और वो जैसे ये भी पता लगा कि शेयर मार्केट में इन्होंने बेवकूफ़ बनाया कि बढ़ा दिया फिर घटा दिया, और शेयर मार्केट का जो है ना वहाँ से पैसा, जी तो ये शेयर मार्केट में पैसा निचोड़ा क्यों जा रहा है, सिस्टम ही खराब है ना, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, ख़त्म करो ये सिस्टम। तो जो आप टैलेंट की बात कर रहे हो, जैसे मान लो किसी रिपोर्टर से आप उसके कैमरा और माइक ही छीन लोगे तो कैसे रिपोर्टिंग करेगा। तो एक बंदे का जो एक हुनर होता है हर इंसान का, जैसे आप जो आप कह रहे हो चमड़े का जो अपना काम करे, तो भूखे मरेंगे एक तरीके से, अगर तो मर मतलब रहे हैं ना उनका जो भूखे। काम है वही, अगर तो आप उसी का अमेरिका वाला स्टोर। वहाँ पे ख़त्म कर दिया, सारे काम वहाँ चले गए। जी अब डॉलर दिखा दिखा के उनसे ले रहे हैं। अब उनके मान लीजिए वो क्या करते हैं, वो देश भी अपने रुपए की वैल्यू कम रखते हैं, ये भी करते हैं। भारत ने किया, मनमोहन सिंह जी के समय किया, ज़रूरत होती है कई बार करना पड़ता है। वो वहाँ की भी तो इंसान लेबर बना रहता है, यहाँ के इंसान को कुछ आता नहीं है। जैसे अमेरिका का इंसान कुछ आएगा नहीं, चीन का इंसान लेबर बना रहेगा। तो ये तो व्यवस्था की समस्या बहुत गहरी है, ये सिर्फ टैरिफ की नहीं है। टैरिफ से मैंने कहा टैरिफ तो इनका तरीका है लूटने का। मस्क और ट्रम्प जो है ना वो अपने लोगों को लूटना चाहते हैं, उनको पैसा चाहिए। मस्क की इंडस्ट्री है, उसमें उसने लगाना है। ट्रम्प व्यापारी है, वो तो बहुत बड़ा व्यापारी है, उसने वहाँ पर पैसा लगाना है।
पैसा तो खींचना है लोगों से। अब इस हालात पे जो भी अब तो तो वहाँ भारत पर हाँ, तो इसमें अब जो हालात है इसमें भारत के जो नीति निर्माता है उनको आप कोई सलाह देना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे उनको आप? नहीं, मैं तो भारत के नीति निर्माताओं को ये कहूँगा कि अभी भी समय है, हमें जो अपनी इकोनॉमी है उसको सेल्फ सस्टेन जिसे हम कहते हैं, बहुत समय से हम कहते हैं, लेकिन वो सेल्फ सस्टेन बनने की कैसे का, हर चीज़ का मशीनीकरण होगा। अभी तो एआई आ रहा है, आप और हमारे गवर्नमेंट तो करिए एआई हो जाए, एआई हो जाए, एआई हो जाए, हर एक को एआई के सिस्टम दे देंगे, वो सब बेरोजगार हो जाएंगे। अरे भाई एआई आ रहा है, आप डिसाइड करो ना। हम तो भैया कि सिर्फ डिफेंस के अंदर, डिफेंस डेवलपमेंट में, मेडिसिन डेवलपमेंट में यूज़ करेंगे, बड़ी कंपनी कोई भी एआई यूज़ नहीं करेगी। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कहाँ यूज़ करना नहीं करना कुछ पता ही नहीं है। जो बाहर से आ रहा है उसको ले लो, वही अच्छा है। इन्होंने कपड़ा उद्योग खत्म कर दिया, जूता उद्योग खत्म कर दिया, सारे उद्योग खत्म कर दिए। सारे हमारे देश का कारीगर सबसे बढ़िया कारीगर था, सब खत्म हो गया। सिंथेटिक कपड़ा क्यों लेकर आए ये, जब हमारे यहाँ कॉटन है तो कॉटन को बढ़ाते। आज आप ऊन लेने जाते हो, ऊन नहीं मिलती, सिंथेटिक प्लास्टिक मिल रहा है आपको। प्लास्टिक के कपड़े, प्लास्टिक के ऊन, प्लास्टिक के जूते, प्लास्टिक के बर्तन। तो ऐसे में जो भी मतलब एक कॉमन मैन है, आम आदमी है, हर कोई चाहता है, और आज की सिचुएशन में तो ज़्यादा है कि हर कोई अमीर होना चाहता है, तो फिर वो क्या करेगा उसके लिए? देखिए, अमीरी को ऐसा सपना देखकर जिएंगे तो वो सपना सपना है। हम क्या होता है दुनिया में, बहुत से लोग देखते हैं कि हमें लगता है कि इंडस्ट्री में एकदम से रिच हो गए, बहुत अमीर हो गए वो। उसमें उन्होंने, उनकी कुछ पहले से बैकिंग होती है, पारिवारिक बैकिंग होती है, वो बताते नहीं है कभी रियलिटी। ये चक्कर है। कोई भी ये बकवास की बातें होती है कि जमीन से उठ के वहाँ पहुँच गए, वो बकवास की बातें होती हैं। दुनिया बहुत ही मैटेरियली वेल कनेक्टेड है, भौतिक रूप से कनेक्टेड है, उसको भेदना नहीं होता। कुछ लोग सॉलिड बैकग्राउंड से होते हैं, थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं। तो सबसे पहले अमीरी जो है ना, लोगों को वो बुद्धि की अमीरी करनी है। ये रुपए की अमीरी में कुछ नहीं रखा हुआ। जैसे मैंने बताया कि पंजाब में ड्रग एडिक्शन फैला क्योंकि लोग बाहर गए, रुपये तो बहुत आ गया। पहले आपको इंटरव्यू में बताया कि रुपये तो बहुत आ गया, लेकिन यहाँ पे ड्रग एडिक्ट बन गए। क्यों? रुपया है, खर्चा कैसे करना है, कहाँ करना, अच्छी चीज़ों में नहीं करना, मस्ती में हो गए। तो अमीरी ना सोच के देश को पहले तो बचाने की जरूरत है। व्यक्तिगत रूप से आप अपना धन बचाओ। अब फालतू में कपड़ों पे खर्चे करते रहोगे, जूतों पे खर्चे करते रहोगे, आलतू फालतू नशे की चीज़ों पे खर्चा करते रहोगे, सरकार तो चाहती नहीं कि आपका पैसा बचे। जैसे अब 15 साल बाद गाड़ी आप हटा लो अपनी, दिल्ली में ऐसा रूल है, कल को कहेंगे भैया मकान भी बना लो, 50 साल पुराना मकान तोड़ दो। उनको तो सिर्फ जो सरकार में बैठे हैं व्यापारी, उनको अपने धंधे चलाने हैं। लेकिन आम आदमी को ये समझना पड़ेगा, उसे ज़्यादा अमीर या हाय तौबा की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो उसे जो है ना संघर्ष की जरूरत है, कि संघर्ष करे सरकार से कि सरकारी नौकरियां बढ़ाए। दूसरा संघर्ष करे, जो न्यूनतम तनख्वाह है वो आम आदमी की बढ़नी चाहिए, वो नहीं बढ़ रही है। कोई भी व्यापारी जो है ना प्राइवेट सेक्टर का, वो बहुत कम है जो न्यूनतम लेबर वेजेस दे रहे हैं। और न्यूनतम जो वेजेस है, जो न्यूनतम जो आय है, जो सरकार ने आमदनी तय करी है, वो भी बहुत कम है। या तो वो बढ़े या आप रुपए का वैल्यू बढ़ाओ। आप अमीर होते हो, आप 2 पैसे कमा भी लेते हो, तो रुपए की अगर घट गई वैल्यू, तो ये तो सरकार के साथ लोगों को एक अमीरी की जगह पर एक अच्छी सामाजिक आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है ना, सामाजिक समता मूलक अर्थव्यवस्था, सामाजिक समानता वाली अर्थव्यवस्था जो है ना, वो स्थापित करनी पड़ेगी। उसमें सरकार से संवाद करना पड़ेगा, सबको एक दूसरे को समझाना पड़ेगा, अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि आप बहुत अमीर हो। जैसे कि हम गवर्नमेंट कॉलोनी में रहे, तो हमारे जो माता पिता थे उनके लगभग लगभग सेम ही आमदनी थी। कोई बहुत हाई अमीर तो नहीं थे, पर हम एक अच्छा जीवन जीते थे। शिक्षा के ऊपर आप अच्छी किताबें पढ़िए, जीवन के और मूल्य भी समझिए। खाली पैसे से खेलना ही कोई मूल्य नहीं होता। जी जी। तो फिर क्या, मैं आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछना चाहता हूँ, तो क्या नैतिक शिक्षाएं ही समाज और व्यक्ति के लिए काफ़ी हैं? भाई नैतिकता नहीं है तभी तो इतनी समस्या है ना। एक आदमी में नैतिकता नहीं होती, वो क्या करता है, धन संग्रह करता है, उसके यहाँ काम करने वाला है,
उनको ढंग ढंग से नहीं देता पैसे, हम्म। और सरकार में जो लोग आके बैठते हैं उनमें नैतिकता नहीं होती, वो भी जी अपने फायदे के करते हैं। तो नैतिकता ही तो सबसे बड़ी चीज़ है, जी। तो नैतिकता ही समानता लाएगी। तो मैं आपसे यहाँ पे ये भी जानना चाह रहा था, अपनी जो आपकी पुस्तक है, आपकी पुस्तक श्रम का विभाजन और निर्माण, इसके बारे में भी मैं दर्शकों को कुछ बताएं आप ज़रा, तो अच्छा लगेगा। क्योंकि ये जी पुस्तक आपने जब ये मेरे ख्याल से जब आपने शुरू की थी तो आपने काफ़ी बहुत ज़्यादा इस पर आपने वर्क किया, देर देर रात तक वर्क किया, और आज जो आपने बात बहुत पहले कह दी थी वही कुछ सिचुएशन अभी इकोनॉमी को लेके वैसी है, और ये अक्टूबर में आपकी बुक आई थी, तो आज वही मतलब चीज़ वही चल रही है जो आपने बोली थी। तो आपको कैसा मतलब लग रहा है जो आपने बात देखिए की जी, इस पुस्तक के अर्थव्यवस्था बारे में? अर्थव्यवस्था में मैं यहाँ पे सुधार। ज़रा एक बार दिखा देना चाहता हूँ लोगों को, दिखा देना चाहता हूँ, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, श्रम का विभाजन और निर्माण, लेखक कार्ल मार्क्स, और इसको अनुवाद किया है और टिप्पणीकार है निखिल सबलानी जी। तो बता दीजिए आप खुद ही अपनी पुस्तक के बारे में। मैं भी अर्थव्यवस्था में जूझ रहा था, जी। जूझ रहा हूँ, हम्म। और इस दुनिया के अरबों लोग अर्थव्यवस्था की समस्याओं से जूझ रहे हैं। हम्म। ठीक है, तो इसलिए अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया करता रहा। तो वो जो अध्ययन था ना, वो असल में उन सवालों का जवाब ढूंढने का एक सफ़र था, जो कि बताए ये गरीबी क्यों हो रही है, ये बेकारी क्यों हो रही है। उन सवालों का जवाब खोजते खोजते जब मैंने कार्ल मार्क्स की पुस्तक पढ़ी, दास कैपिटल, तो उसमें मैंने एक अध्याय पढ़ा, डिवीजन ऑफ लेबर एंड मैन्युफैक्चर, श्रम का विभाजन और निर्माण। देखिए, मैन्युफैक्चर क्या होता है, मैं लोगों को समझाता हूँ। प्रोडक्शन, नॉर्मल प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर में फ़र्क होता है। मैन्युफैक्चर, जैसे मैंने भी बताया कि जो मशीनों से जो उत्पादन होता है पूंजीवाद में, वो मशीनी उत्पादन को मैन्युफैक्चर बोलते हैं। ठीक है, मतलब उस तरह का निर्माण, स्वचालित मशीनों से निर्माण। अब जैसे एआई से होगा, ये सब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। हम प्लास्टिक की चीज़ें खरीदते हैं, हम जैसे जिस कुर्सी पे बैठे हैं, ये कुर्सी तो शायद हाथ से बनी है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएगा। लेकिन जो आपने जो कलम हाथ में पकड़ी हुई है, ये प्लास्टिक की जो कलम है, मशीनों से बन रही है, ये मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, तो वो जब मैंने पढ़ा, तो उसके अंदर मुझे ना अपने सवालों के, जो मैं 15 साल से अर्थव्यवस्था की समस्याओं के बारे में खोज रहा था, उन सवालों के उत्तर मुझे उस अध्याय में मिले। मैंने पूरा अध्याय पढ़ा नहीं था, मैंने कहा ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है, मैं इसको आम भारतीयों तक, आम हिंदी पाठक, आम लोगों तक जरूर लेकर जाऊंगा। और मैंने उसका ट्रांसलेशन किया। अब बहुत समस्या थी, कार्ल मार्क्स जर्मन थे, जर्मन से जब हिंदी का एक स्टाइल है, जब जर्मन से इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करी, मैंने इंग्लिश में पढ़ी, तो जर्मन से इंग्लिश में ट्रांसलेशन होने पे शैली जर्मन है, दूसरा ट्रांसलेटर जर्मन रहा होगा। अच्छा, जो शब्द जो है ना, जैसे एक ही शब्द के, अच्छा, लंबी लंबी लाइनों के सेंटेंस हैं, 150 शब्दों का या 15 लाइनों का एक वाक्य है, जिसमें कई जगह कोमा आ रहा है, कहीं सेमी कोलन आ रहा है, कहीं कोलन आ रहा है, जैसे अलग अलग है। वो इतने लंबे लंबे, उसको मैंने कर तो दिया बहुत मेहनत लगा के, लेकिन मैंने कहा भाई ये तो एक तो टेक्निकल लैंग्वेज हो रही है, मैं तो, मेरे लिए किताब क्यों है जो आम आदमी के समझ में आए। तो मैंने कहा भाई ये तो आम आदमी के समझ में नहीं आएगी। तो मैंने एक तो उसको न केवल आसान भाषा में किया, उस पर व्याख्या, मतलब उसको समझाने की भी बातें लिख दी ऐसी कि आम आदमी जो पढ़ेगा वो भी एक अर्थशास्त्री से ज़्यादा नॉलेज वाला बन जाएगा। तो ये जो मैंने शुरुआत करी ना उन जवाबों की, ये किताब हुआ है। दूसरा, जो आपने बात करी कि आज ऐसा हो रहा है, तो उसमें इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि मैंने 2 साल पहले फिर अल्टीमेटली ये प्रण ले लिया कि भैया मैं जो है ना, वो ये अर्थव्यवस्था की जो बीमारियां हैं ना, इनको हल करूंगा। इस मंच पे भी मैं लड़ूंगा। मैंने भारत में जातिवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है। ठीक है, जी जी। और समाज को एक करने का प्रयास किया। समाज हो ना हो, वो समाज के ऊपर है, लेकिन मैंने कम से कम शिक्षाएं तो दे दी अपनी किताबें और वीडियो के माध्यम से, जी। अपने लेखों के माध्यम से। आगे समाज उनको पालन करेगा। ऐसे ही मैं ये शिक्षा समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए रखना चाहता हूँ कि वे इनको पढ़े। पहले मेरा देश है, मेरे देश इसको, के लोग इसको पढ़े, ताकि नीति निर्माता पढ़े, ताकि उनको समझ में आता है। उनको समझ ही नहीं आ रही चीज़ें, क्योंकि जो एजुकेशन स्कूल कॉलेजों में इकोनॉमिक्स की पढ़ाई जा रही है, जी वो सारी पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर आधारित है, राजनीतिक अर्थशास्त्र पे। व्यापारी जो बोलता है वो राजनीतिक अर्थशास्त्र के कोर्स में आता है, और वही स्कूल कॉलेजों में, पूरी यूनिवर्सिटीज़ में, इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है। तो दूसरा पहलू आपको समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा,
पहलू तो समझ ही नहीं आ रहा, उसकी विवेचना, उसकी समीक्षा भी समझ नहीं आ रही किसी को। मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताता हूँ, इस पुस्तक की बात करी है मैंने। ये पुस्तक तो प्रकाशित हो मैंने कर दी थी। इसके बाद ना मैंने एक वीडियो देखा 10 साल पुराना। तो वो दुनिया के टॉप अर्थशास्त्रियों का एक सम्मेलन था। तो उस सम्मेलन में वो दुनिया के कहीं यूरोप या अमेरिका में था। तो वो लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना, वो इकोनॉमिक्स मैथ के ऊपर जो हम आधारित पढ़ रहे हैं वो बड़ी वेग है, बड़ी फेक है। वो हमें प्रॉपर बता नहीं रही है। हमें इकोनॉमी को हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, ऐतिहासिक पहलू से पढ़ना चाहिए। तो मैंने कहा अरे ये लोग वहाँ पर बैठ के अमेरिका या यूरोप में ऐसी बातें 10 साल पहले उन्होंने सेमिनार किया। मैंने कहा मैं तो कोई इकोनॉमी में पीएचडी नहीं हूँ, लेकिन मैंने जब जो किताब लिखी, जब मैंने वो पढ़ी, तो देखो मैंने तो तभी सोच लिया कि यार ये जो पहलू है, ऐतिहासिक पहलू है, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। तो मैं बेशक, मेरे पास इकोनॉमिक्स में डिग्री नहीं है, मेरे पास लॉ में डिग्री है, मेरे पास साइकोलॉजी में डिग्री है, मेरे पास सिनेमा में डिग्री है। इकोनॉमिक्स में नहीं, इकोनॉमिक्स का मैंने अध्ययन, आप देख लीजिए कि जो लोग वो वहाँ पर बैठ के दुनिया के टॉप अर्थशास्त्री सोच रहे हैं, वो मैंने बिना किसी डिग्री के अपने ही अध्ययन, किताबों से और जो मैंने बताया उससे सीखा। ये एक बार दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, दिखा देना चाहता हूँ, ये पुस्तक आप देख सकते हैं, इधर इसका कार्ल मार्क्स जी की फ़ोटो है और ये देख लीजिए आप फ्रंट से। इसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8527338138 और यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं इस पुस्तक के लिए। तो निखिल जी, आपको इस पुस्तक के लिए आप इंस्पायर कैसे हुए? आपको प्रेरणा कहाँ से मिली ये पुस्तक लिखने की, जो आपकी इंस्पिरेशन थी? नहीं, प्रेरणा तो यही मैंने आपको बताया ना जी कि जो समस्याएं हम झेल रहे हैं, हाँ उनके जी। जवाब तो ढूंढ रहा था। जी जी और वो जी जवाब जब आ गए तो वही प्रेरणा मिल गई जी 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 तुरंत। जी। तो अभी आपकी कोई और भी, मतलब आपका इरादा है कोई और भी आपकी आने वाली मैं आपको बताता हूँ, आने एक वाली एक पुस्तकें जो आपकी इस अर्थशास्त्र पे होंगी? हाँ, इस अध्याय के बाद एक बहुत लंबा अध्याय है जो उस पुस्तक का, वो पुस्तक 3 भागों में है। जी कार्ल मार्क्स जी के जन्म के समय पहला भाग प्रकाशित हुआ, वह ही महत्वपूर्ण भाग है असल में। बाकी तो बाद में उन्होंने किए प्रकाशित। एंगल्स जो थे, फेडरिक एंगल्स उनके मित्र थे, वो उनको सपोर्ट करते थे। तो फेडरिक एंगल्स ने बाद में 2 भाग किए। दूसरे भाग पे मेरा अध्ययन चल रहा है, वो इतने मेरे को महत्वपूर्ण नहीं लग रहे, क्योंकि वो भी कार्ल मार्क्स जी भी ना इसको फिर मैथमेटिक्स के फॉर्मेशन में ले गए। वो मैथ में कुछ समझ नहीं आता, वो इसलिए ले गए क्योंकि उस समय प्रचलित था कि हर एक चीज़ को जो है ना थ्योरी के रूप में आप इस्टेब्लिश करोगे तो आपको पूरी यूनिवर्सिटीज के अंदर वो आपका जो सिद्धांत है ना वो पढ़ाया जाएगा। शायद उनका ये प्रयास था। तो लेकिन उनका एक बहुत अच्छा चैप्टर है मशीनरी एंड मॉडर्न इंडस्ट्री, मशीनों पे और आधुनिक उद्योगों पर। वो मेरा पूरा हो गया है, उसकी मेरी लगभग काम खत्म हो गया। उसके साथ मैं एक और पुस्तक लिख रहा हूँ, तो क्योंकि उस पुस्तक को भी अब आम आदमी समझ नहीं पाएगा, उसको समझाने के लिए एक और पुस्तक पे मेरा काम चल रहा है। फिर ये दोनों पुस्तकें एक साथ आएंगी। जी, जैसे आपने बताया था फाइनेंशियल इकोनॉमिकल फादर एडम स्मिथ को भी जब आपने पढ़ा और उसी के माध्यम से उस चीज़ को भी आपने रेफरेंस दिया बाबा साहेब जी की किताबों में, तो उम्मीद करता हूँ वो पुस्तक भी आपकी अच्छी होगी। जैसे आप मतलब मेहनत करते हैं छोटी छोटी डिटेल्स पे और भाषा को एकदम सरल कर देते हैं, तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ। और एक आखिरी मतलब बात मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि कोई अंतिम संदेश जो आप दर्शकों को देना चाहेंगे? भाई, शिक्षा सबसे बड़ा धन है और शिक्षा की तरफ ध्यान दीजिए। शिक्षा सिर्फ स्कूल या कॉलेज में डिग्री और नौकरी पाने वाली ना हो, समाज की, राजनीति, अर्थशास्त्र और इतिहास, ये शिक्षाएं जरूरी है। हाँ, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम अब ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए। जैसे आप कहते हैं हमेशा अमेरिका के लिए कहते हैं, उनकी हर चीज़ की तारीफ़ करते हैं, तो कंटेंट की बात करते हैं वहाँ पे कि वहाँ पे आप मतलब जो कंटेंट होता है पुस्तकों का वो बहुत अच्छा होता है। तो यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा था। इस चीज़ के लिए मैं अभी आपसे जुड़ूंगा और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा अभी थोड़ी देर में।